लेते हैं हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज एक बड़ा इंटरव्यू है आरबीआई गवर्नर के साथ और हम देख रहे हैं कि आरबीआई काफ़ी एक्शन में भी है। लगातार पिछले 2 से 3 दिनों से बड़ी खबरें आ रही हैं। सर, आज कौन से मुद्दों पे आप जवाब लेने जा रहे हैं? वो कहते हैं ना कि हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं लाइफ में। जब एक बच्चा कैंडी स्टोर में जाता है तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, उस तरह का आज उत्साह है हमारे अंदर। यू आर फीलिंग लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर, बिकॉज जब गवर्नर साहब बात करते हैं तो गवर्नर साहब से इतनी इस समय इतनी दिशा मिलेगी हमें इकॉनमी के ऊपर। हमें पता लगेगा कि पेटीएम को लेकर के आरबीआई का क्या व्यू है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनबीएफसीज के अगेंस्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अचानक इस प्रकार की मुहिम पर इस प्रकार का उन्होंने क्लीन अप एक्ट क्यों करा है। तो सबसे पहले मैं लास्ट पॉइंट पे बात करता हूँ। मेरा मानना है कि आरबीआई जो भी कर रहा है वह पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क दे रखा है, उस फ्रेमवर्क के अंदर एनबीएफसीज एक फ्रेमवर्क है, गाइडलाइंस है, एनबीएफसीज को उनको फॉलो करना पड़ता है। जहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करा गया है, जहाँ पर भी हमने देखा है कि गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वहाँ पर उन एनबीएफसीज को बोला है क्योंकि आपने गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी हैं, क्योंकि आप अनुशासन से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको फ्यूचर बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा और आपको पेनल्टी लग सकती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कर रहा है, हालांकि कड़ा कदम दिख रहा है, मगर इसके पीछे जो फैक्टर है, इसके पीछे जो रीज़न है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। वह रेगुलेटरी रिस्क मैनेजमेंट को, पब्लिक इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से जो सेटअप जो सेक्टर है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मजबूत हो जाएगा। एक बड़ा प्रमुख कारण है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर इतना रोबस्ट है, वो है क्योंकि हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसा एक रेगुलेटर है। और रेगुलेटर इंश्योर करता है कि जो गाइडलाइंस है, जो रिस्क मैनेजमेंट की फ्रेमवर्क है, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जाए। फिर गवर्नर साहब से हम ज़रूर समझना चाहेंगे क्या पेटीएम का आउट ऑफ जेल कार्ड या कोई लाइफलाइन मिल सकती है, 15 मार्च के बाद क्या वॉलेट की एक्सटेंशन हो सकती है। और तीसरा, उनका इंटरेस्ट रेट इकॉनमी पर लेकर के क्या व्यू है, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार दे वर द फर्स्ट हु सेड दैट इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट 7%। अब वो कंसेंसस नंबर हो चुका है। तो FY25 को लेकर के उनको क्या उम्मीदें करती है। शेप ऑफ इकोनॉमी हम बात कर रहे हैं कि के शेप इकोनॉमी हो रही है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा लग रहा है कि के शेप इकोनॉमी ग्रो कर रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे हिसाब से हम गवर्नर साहब से यह भी जानना चाहेंगे कि इस समय जो बॉन्ड इंक्लूजन की डेट आई है, उसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बॉन्ड मार्केट को संभालने के लिए प्रिपेयर्डनेस क्या है। ओके, तो ढेर सारे मुद्दे हैं और सर इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो कि आज 3:30 बजे हमारे दोनों ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पे चलाया जाएगा, इस पे हमारी ज़रूर नज़र रहेगी। पर सर, अब मार्केट का सेटअप आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कल हमने देखा सोना रिकॉर्ड हाई, और कल सोने बिटकॉइन की हम आपसे बात कर ही रहे थे। बट सर, जिस तरीके की गिरावट स्मॉल और मिड कैप एंड दिखा रहा है, वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। एकदम भी कंसर्निंग नहीं है सृष्टि, बिकॉज ये लॉन्ग ओवरड्यू था। मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर जो रैली थी वह काफ़ी ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट हो चुकी थी, और हम कई समय से बोल रहे हैं कि आपको स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में सावधान रहना चाहिए। मेरा यह मानना है कि कैरेक्टर ऑफ द मार्केट, टेक्सचर ऑफ द मार्केट, फैब्रिक ऑफ द मार्केट भी इंटैक्ट है। ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इट इज़ मूविंग एज पर द स्क्रिप्ट, विच इज़ कुछ दिनों तक वो कंसोलिडेट करता है, फिर एक आपको बड़ा मूव देता है, बड़ा मूव ऊपर की तरफ आता है, फिर मार्केट फिर कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट में जो हो रहा है भी अच्छा हो रहा है, मार्केट की सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप ट्रेडर हैं तो हो सकता है कि आपको आजकल में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं मिले, बिकॉज रिलायंस के अलावा कोई भी लार्ज कैप स्टॉक में बड़ी लीडरशिप नहीं दिख रही है। मगर इस प्रकार का जो कंसोलिडेशन है, जिसमें एक्सेसेस निकल रहे हैं, वीक प्लेयर्स हट रहे हैं, मार्केट में शेकआउट हो रहा है, और मार्केट एक प्रकार से कंसोलिडेट करके फिर एक बड़ा मूव देता है, फिर कंसोलिडेट करता है, तो एक सीढ़ी बड़ सीढ़ी मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। ठीक है। निकुंज सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कि लगातार ब्लॉक्स भी लग रहे हैं। आज जोमेटो में एक ब्लॉक लगेगा, संवर्धन मदरसन में एक ब्लॉक लगेगा। इसे आप कैसे देख रहे हैं, और बाजार में आपके हिसाब से अभी सबसे जो ब्राइट स्पॉट है वो क्या है? देखिए, ब्लॉक डील्स किसी भी मार्केट के प्रोसेस के अंदर हमेशा हम देखते हैं होती रहती है। ब्लॉक डील इज़ नथिंग एल्स बट वन बायर इज सेलिंग, देयर इज़ वन बायर एंड देयर इज़ वन सेलर। कई बार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स
क्योंकि सबके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट होता है, वह अक्सर इन स्टॉक्स के अंदर आदान प्रदान करते रहते हैं। कल आप देखिए, कल हमने आवाज़ फाइनेंशियल में देखा, लेक डिस्ट्रिक्ट करके एक बड़ा फंड निकला, मगर आकाश प्रकाश जो अमानसा के ओनर हैं, उसके फाउंडर हैं, उन्होंने ख़रीदा। तो बायर और सेलर हमेशा जहाँ पे लार्ज डील्स होती हैं वो ब्लॉक के थ्रू करते हैं। वो ब्लॉक के थ्रू इसलिए करते हैं बिकॉज एक प्री डिसाइडेड प्राइस पर उनको लार्ज क्वांटिटी मिल जाती है। आपने ब्राइट स्पॉट्स की बात करी अभिषेक, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए जो ब्राइट स्पॉट्स हैं वो इलेक्शन से रिलेटेड रहेंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि उस पूरी एनर्जी यूटिलिटी स्पेस पर ज़रूर नज़र रखें। दूसरा, मुझे लगता है कि इस समय अगर आप देखें, जो अग्रेरियन इकॉनमी और रूरल इकॉनमी फोकस सेक्टर्स हैं, उन पे ज़रूर नज़र रखें। रोड स्पेशली कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स, मुझे लग रहा है कि उनके Q4 नंबर्स बड़े अच्छे आएंगे, उन पे नज़र रखिए। तो इलेक्ट्रिसिटी दैट एंटायर पावर सेक्टर, स्पेशली यूटिलिटीज़ एंड कंपनीज विच एसेंशियली आर इन द सप्लाई चेन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वो एक सेक्टर है। रूरल रिलेटेड थीम्स, खास करके जिनमें एग्री के बेनिफिट्स आ सकते हैं, उस पर नज़र रखिए। तीसरा, आप नज़र रखिए कंस्ट्रक्शन, जिसे हम कहते हैं ठेकेदारी की कंपनियां, जो रोड कंस्ट्रक्शन में हैं, जो कि मॉल कंस्ट्रक्शन में हैं, जो कि कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे, उन पे भी नज़र रखिए। निकुल सर, अब आज आरबीआई गवर्नर का जब इंटरव्यू लेंगे तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बैंकिंग स्टॉक्स या बैंकिंग के बारे में भी आप उनसे ज़रूर बात पूछेंगे। मैं आपसे थोड़ा प्री मैच्योर होते हुए ये पता कर लेता हूँ कि आपको बैंकिंग पे आपका टेक क्या है इस समय। आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या दिख रही है और ब्राइट शूज़ क्या दिख रहे हैं? देखिए, बिगनिंग ऑफ द ईयर से मुझे लग रहा था कि बैंकिंग स्टॉक्स कम बैक करेंगे, मगर एचडीएफसी बैंक के जो नंबर आए हैं उनसे एक जाहिर सी बात है कि लाइबिलिटीज़ को लेकर के इस समय मार्केट के अंदर थोड़ी समस्या ज़रूर है। लाइबिलिटी होती है जिससे हम कहते हैं लो कॉस्ट डिपॉजिट, क्योंकि लो कॉस्ट डिपॉजिट इस समय बैंक्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, बैंक्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस समय आ रहा है जहाँ पर लार्ज प्राइवेट बैंक्स आपको सस्ते लगने लगेंगे। पहली बार शायद अपनी हिस्ट्री के अंदर एचडीएफसी बैंक 2 से भी नीचे प्राइस टू बुक में आ चुका है। अगर आप देखिए, ईयू फाइनेंशियल अच्छी खासी करेक्शन उसमें आ चुकी है। अगर आप देखिए, आईसीआईसीआई बैंक कुछ महीनों से कहीं नहीं गया है। तो बैंक्स के अंदर मुझे लगता है, स्पेशली लार्ज बैंक्स, जिस उसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब अच्छा लगने लगा है। हो सकता है अभी शॉर्ट टर्म के अंदर बिकॉज लिक्विडिटी वापस मार्केट में नहीं आ रही है, वो ना चले, मगर मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर इन्फ्लेशन को देख करके अगर वह सहमत है कि इन्फ्लेशन उनकी प्रिस्क्राइब लिमिट में दोबारा आ रहा है और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की वजह से इन्फ्लेशन वापस नहीं आएगी, तो वो लिक्विडिटी को वापस जो उन्होंने सकआउट करा था, जो पुल आउट करा था, वो वापस उसको लूज़ करेंगे। और जब वो टर्न आता है, मुझे लगता है वो टर्न रहेगा जब प्राइवेट बैंक्स, जिनको लिक्विडिटी की वजह से मार पड़ी है, वह वापस दौड़ने लगेंगे। ठीक है निकुल सर, काफ़ी अच्छे से इंटेलिजेंटली आपने हमको सारी चीज़ें फिर से बता दी है जल्दी जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज फिर से टाइम निकाल के बातचीत करने के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड सर, अच्छे से इंटरव्यू होगा और जैसे पहले भी होता रहा है, और हम इस इंटरव्यू का अच्छे से फ़ायदा भी उठाएंगे।